हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ महेंद्र साहू एंड वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ, 6, इट इज़ 7 है ना। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ द अर्ली एम्पायर। और इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि सबसे पहले आपको पता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चैप्टर। इट इज़ द अर्ली एम्पायर। अर्ली एम्पायर इसे क्यों कहा गया है ये भी हम डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले एक ओवरव्यू में देखते हैं, है ना। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मौर्यन एम्पायर, तो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कंप्लीट डिटेल। यहाँ पे हम कंप्लीट डिटेल्स पढ़ने वाले हैं अबाउट द मौर्यन एम्पायर, है ना। मौर्य एम्पायर में आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, है ना। टीवी में भी कई सारे शो एपिसोड्स आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने सुना होगा। इसी तरह चाणक्य जो उनके गुरु थे, है ना, उनके गुरु थे, उनके एडवाइज़र थे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसी के बाद हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में और अशोका के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये एक राजा बने उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनके बेटे थे बिंदुसार, है ना, बिंदुसार, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद अशोका के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कैसे अशोका एक राजा बने थे, उसके बाद बैटल ऑफ कलिंगा क्या था, ये सारे पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसी तरह हम डिस्कस करेंगे लास्ट पॉइंट अबाउट द धम्म ऑफ अशोका, कि अशोका का धम्म क्या था, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बनता है, तो ये सारे टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, है ना। सो एज आई टोल्ड यू कि हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्य एम्पायर के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं मौर्य एम्पायर के बारे में। तो इसे अर्ली एम्पायर क्यों कहा जाता है? तो बेटा इसे अर्ली एम्पायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि एंशियंट इंडिया की बात की जाए, मतलब एंशियंट हिस्ट्री की बात की जाए, जो प्राचीन इतिहास जिसे हम बोल सकते हैं, पुरानी हिस्ट्री की यदि बात की जाए, प्राचीन हिस्ट्री की, तो उसमें ये पहला किंगडम था जो इस्टेब्लिश हुआ था एज अ एम्पायर, है ना। एम्पायर का मतलब क्या हो गया? एम्पायर का मतलब हम बोल सकते हैं लार्ज किंगडम, बहुत बड़ा किंगडम। जैसे आज हमारी कंट्री इंडिया है ना। इंडिया के लगभग क्षेत्रफल में, लगभग इतने क्षेत्र में यदि कोई किंगडम फैला होगा, किसी राजा का साम्राज्य, किसी राजा का राज्य इतने क्षेत्र में फैला हुआ होगा या इससे और भी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पायर बोलते हैं, है ना। सो याद रखोगे यहाँ पे एम्पायर का मतलब क्या होता है? एम्पायर मीन्स लार्ज किंगडम, बड़ा कोई किंगडम, है ना, बड़ा कोई राज्य हो गया। तो अर्ली एम्पायर है, इसे पहला एम्पायर क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैंने बताया प्राचीन भारत में एंशियंट हिस्ट्री में बनने वाला मौर्यों के द्वारा जो किंगडम था, ये पहला किंगडम था जो एज अ एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था, है ना। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? इसीलिए इसे एम्पायर बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट इस चैप्टर के बारे में, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे हैं। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ने से पहले, हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं जो कि मौर्य एम्पायर से रिलेटेड है। सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, है ना। सोर्स का मतलब कौन कौन से इम्पोर्टेंट ऐसे स्रोत हैं जहाँ से हमें मौर्यों के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, मौर्यों के बारे में पता होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग याद रखोगे अर्थशास्त्र से, है ना। जैसे यहाँ पे ये बुक लिखी हुई है अर्थशास्त्र, किसके द्वारा रिटन की गई थी वो भी हम पढ़ेंगे, बट अभी आप याद रख सकते हैं अर्थशास्त्र एक सोर्स है, एक बुक थी जो कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी, उससे हमें मिलती है इंफॉर्मेशन मौर्यों के बारे में। इसी तरह सेकंड जो सोर्स है वो है मुद्रा राक्षस, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। मुद्रा राक्षस जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? विशाखदत्त के द्वारा, उससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मौर्यों के बारे में। और इसी तरह हमें डिटेल मिलती है जो अशोक किंग के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। अशोका के द्वारा क्या किए जाते थे? इंस्क्रिप्शंस लिखवाए जाते थे, मतलब शिलालेख, स्तंभ अभिलेख, मतलब उसके द्वारा क्या करवाया जाता था? स्टोन्स पे या पत्थरों पे लिखवाया जाता था, स्टोरी के फॉर्म में जो हिस्ट्री थी उसको। इसी तरह पिल्लर बनाए जाते थे बड़े बड़े, है ना, आयरन पिल्लर वगैरह बनाए जाते थे, लोहे के बड़े बड़े पिल्लर बनाए जाते थे और उन पे भी रिटर्न किया जाता था अशोक के द्वारा।
है ना। तो ये सोर्स हैं जिनसे हमें मौर्यों के बारे में पता चलता है, आप लोग याद रखोगे। तो क्या क्या सोर्स हमने बताया, सबसे फर्स्ट सोर्स है अर्थशास्त्र जो बुक है चाणक्य की। सेकंड मुद्रा राक्षस जो बुक है किसकी, मुद्रा राक्षस बुक किसकी हमने बताया था, विशाखदत्त की। और थर्ड हमने क्या बताया, अशोक के इंस्क्रिप्शंस, अशोक के द्वारा जो शिलालेख या स्तंभ अभिलेख लिखवाए जाते थे, है ना, उनसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मौर्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे चाणक्य के बारे में। चाणक्य कौन थे, है ना। तो चाणक्य का सबसे पहले आप याद रखोगे, इनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था और कौटिल्य भी था। चाणक्य ऑल्सो नॉन एज विष्णुगुप्त और कौटिल्य, है ना। इनको एक तो विष्णुगुप्त भी बोला जाता था और कौटिल्य भी बोला जाता था। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है ना। सो याद रखोगे, विष्णुगुप्त भी बोला जाता था, कौटिल्य भी उन्हें बोला जाता था। अब बोले चलो ठीक है, कौटिल्य बोल दिया, विष्णुगुप्त बोल दिया, बट ये थे कौन, क्यों हम इनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो बेटा ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, आगे हम पढ़ने वाले हैं। जो मौर्य एम्पायर के फाउंडर जिनकी हम बात करेंगे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इन चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य थे। इसीलिए इस चैप्टर में हम चाणक्य के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। याद रखोगे ये सेकंड पॉइंट कि ही वाज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। गुरु तो थे, पहले टीचर थे, इन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा दी, है ना, इनको युद्ध वगैरह करना सिखाया, कई सारी बातें इनको सिखाई, कई सारी टीचिंग्स इनको कराई। बट जब ये राजा बन जाते हैं, जब ये एम्परर बन जाते हैं मौर्य एम्पायर के, तो उस समय चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में क्या होते हैं, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में या उनका जो दरबार होता है ना, राजा का तो दरबार होता ही है, तो उनके दरबार में ये चंद्रगुप्त मौर्य के एडवाइजर थे, मतलब उनको सलाह देने का काम करते थे। और एडवाइजर के साथ साथ ये क्या थे, उनका जो कोर्ट था उसके ये प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, जैसे आज प्रधानमंत्री होता है देश का, उस समय उनका जो क्या बोल सकते हैं एम्पायर था, उसके ये प्रधानमंत्री भी थे। तो आप याद रखोगे चाणक्य कौन थे, सबसे पहले तो ये टीचर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उसके बाद ये एडवाइजर भी थे और पीएम भी थे इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि चाणक्य के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, है ना। उस बुक के बारे में एमसीक्यू में तो अक्सर पूछा ही जाता है, कई बार डिटेल जब पूछते हैं चाणक्य की तो उसमें भी हमें मेंशन करना होता है। तो बुक का नाम आप याद रखोगे, चाणक्य की बुक का नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था बुक का, अर्थशास्त्र, ये आप नाम याद रखोगे, जिसमें उस समय के पॉलिटिकल आइडियाज हुआ करते थे। अर्थशास्त्र मतलब आज का अर्थशास्त्र नहीं, आज का जैसे इकोनॉमी जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो वाला अर्थशास्त्र नहीं था। इसमें पॉलिटिकल आइडिया हुआ करते थे, मतलब कैसे रूल करना है ना, कैसे बैटल वगैरह करना है, युद्ध कैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्पायर को अपने एम्पायर, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को अपने एम्पायर में कैसे शामिल करना है। तो ये सारे पॉलिटिकल आइडिया, या कई बार बोला जाता है ना कूटनीति, बोले आपने सुना होगा, बोले चाणक्य की कूटनीति, है ना। सो आप याद रख सकते हैं कि ये जो पॉलिटिकल आइडियाज थे किस बुक में थे, अर्थशास्त्र बुक में थे, है ना। सो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि ही वॉज अ ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर। पॉलिटिकल थिंकर मतलब वही राजनीति के बारे में सोचने वाला, कि जैसे युद्ध कैसे करें, अपने एम्पायर को कैसे बढ़ाएं, है ना, राजा को कैसे ग्रेट बनाएं, ये सारी बातें पॉलिटी से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड सोचने वाले थे, इसलिए पॉलिटिकल थिंकर कहा गया। और ये इकोनॉमिस्ट भी थे, है ना। सो ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चाणक्य कैसे दिखते थे और उनकी जो बुक थी अर्थशास्त्र वो कैसी थी, है ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थे हमारे चाणक्य, है ना। किसके गुरु थे, ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। याद रखोगे ये थे कौन, चाणक्य। आप देख सकते हो कई बार टेलीविजन में भी इनको दिखाया जाता है, तो आप इनको याद रख सकते हो, चाणक्य, है ना, ये चाणक्य थे। एक और पिक यहाँ पे हमारे पास है, तो इनको भी आप देख सकते हो, ये चाणक्य है। कहीं आप चाहो तो आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। और ये चाणक्य के द्वारा जो बुक कंपोज की गई थी, जो बुक लिखी गई थी, कौन सी, अर्थशास्त्र, वो है ये, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कौटिल्य अर्थशास्त्र, मतलब कौटिल्य की अर्थशास्त्र, चाणक्य या विष्णुगुप्त कुछ भी बोल सकते हैं। ये थी अर्थशास्त्र बुक,
है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो हमने डिस्कस कर लिया, आगे और जो भी पॉइंट आएंगे हम इसमें देख लेंगे, ठीक है। सो आप लोग ये सारे पॉइंट किसके बारे में याद रखोगे, चाणक्य के बारे में। इसी तरह मैंने आपको अभी एक बुक के बारे में यहाँ पे बताया था, मुद्रा राक्षस। जब हमने डिस्कस किया था कि मौर्य एम्पायर को जानने के सोर्स कौन से हैं, तो एक चाणक्य की बुक हो गई अर्थशास्त्र, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरा है मुद्रा राक्षस, है ना। मुद्रा राक्षस बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, इट वॉज रिटन बाय विशाख दत्त। जो विशाख दत्त थे, विशाखा दत्त भी बोला जाता है या विशाख दत्त प्रोनाउंस किया जाता है कई बार, तो विशाख दत्त के द्वारा बुक लिखी गई थी, क्या नाम था, मुद्रा राक्षस। तो इस बुक में भी हमें डिटेल मिलती है किसके बारे में, इस बुक में भी हमें डिटेल मिलती है मौर्य एम्पायर के बारे में, है ना। तो मुद्रा राक्षस बुक लिखी गई थी और ये किस टाइप की बुक थी, तो याद रखोगे ये एक ड्रामा बुक थी, मतलब इसमें ड्रामा या नाटक वगैरह जो था उसकी बुक थी ये। तो याद रखोगे मुद्रा राक्षस वाज अ ड्रामा बुक दैट वाज कंपोज्ड बाय विशाख दत्त। विशाख दत्त के द्वारा इसको कंपोज्ड किया गया था, है ना। ये दो बुक के बारे में आपको याद रखना है। इसी तरह बेटा मौर्य एम्पायर से जस्ट पहले हमारे देश में जब नंद राजाओं का शासन हुआ करता था, है ना, ये आप यहाँ पे याद रखोगे। नंदा राजा जो हुआ करते थे या नंदा जो डायनेस्टी हुआ करती थी उनका शासन हुआ करता था, और जो नंद डायनेस्टी थी उनका जो इंपॉर्टेंट रूलर था दैट वाज धनानंद, है ना। हु वॉज द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, दैट वॉज धनानंद। यहाँ पे आप नाम याद रखोगे, धनानंद इंपॉर्टेंट रूलर था किसका, नंद डायनेस्टी का। तो नंद डायनेस्टी के धनानंद के समय पे क्या हुआ था, यूरोप कॉन्टिनेंट में एक कंट्री आती है मैसेडोनिया, है ना। ग्रीस भी आज के समय में बोला जाता है मैसेडोनिया, आप याद रखोगे। मैं अभी आपको मैप में भी दिखाने वाला हूँ कि मैसेडोनिया कहाँ पे आता था, है ना। सो चलिए डिस्कस करते हैं कि जो अलेक्जेंडर था या जिसे सिकंदर बोला जाता है, कई बार आपने सुना होगा, हिस्ट्री में भी कई बार स्टोरी आती है यूट्यूब पे या टेलीविज़न पे, टीवी पे, सिकंदर बोले द ग्रेट सिकंदर, महान राजा सिकंदर के बारे में बताया जाता है। इसने क्योंकि कई सारे देशों को जीत लिया था कम उम्र में, लगभग 24-25 साल की उम्र में इसने यूरोप जो एक कॉन्टिनेंट है या हमारे एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्रीज को, कई सारी कंट्री को जीत लिया था। तो ये कब की बात थी, ये जब मौर्य एम्पायर स्टैब्लिश नहीं हुआ था उससे कुछ समय पहले की बात थी, है ना। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं जरा अलेक्जेंडर राजा के बारे में या सिकंदर राजा के बारे में, है ना, कैसे ये मौर्य एम्पायर से थोड़ा रिलेट करता है, ठीक है। तो देखिए हमारी हेडिंग क्या है यहाँ पे, अलेक्जेंडर राजा सिकंदर जिसको बोल सकते हैं, या इंग्लिश में हमारा अलेक्जेंडर ही चलता है। तो फर्स्ट पॉइंट, एज आई टोल्ड यू, ही वॉज द रूलर ऑफ मैसेडोनिया। यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट, अलेक्जेंडर वॉज द रूलर ऑफ मैसेडोनिया। कहाँ का रूलर था बेटा, ये मैसेडोनिया का रूलर था। चलो आपको दिखाते हैं मैप में मैसेडोनिया कहाँ पे आता है ना, कहाँ पे मैसेडोनिया है, चलो देख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है अलेक्जेंडर। एक्चुअल पिक तो हमें मिलती नहीं है, जो स्टैच्यू वगैरह होती है ना, उसी में हमें ये पिक देखने को मिलती है। तो इस टाइप की पिक आपको कहीं दिखे तो आप समझ जाना ये कौन है, ये है अलेक्जेंडर या सिकंदर। ये ऐसे का फेस है ना, ये राजा महाराजा है, ये उनका नवाब या राजा महाराजा वाले जो सिर पे कैप टाइप का होता था, है ना, मुकुट टाइप का, वो है। तो ये अलेक्जेंडर आप याद रख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं, ये है यूरोप कॉन्टिनेंट, और यूरोप कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में, जैसे आज फ्रांस वगैरह कंट्री, स्पेन आती है ना, स्वीडन, ये रसिया यूरोप में आते हैं। तो यूरोप का जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे, मतलब भूमध्य सागर के जस्ट ऊपर, ये भूमध्य सागर हो गया आपका, मेडिटेरियन सी हो गया, उसके थोड़े ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, मैसेडोनिया आएगा, है ना, मैसेडोनिया आएगा। और इसी मैसेडोनिया का राजा कौन था, सिकंदर इसी मैसेडोनिया का राजा था, या अलेक्जेंडर ये जो मैसेडोनिया है यहाँ पे इसका राजा था। तो याद रखोगे यूरोप कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में मैसेडोनिया कंट्री आती है, या ग्रीस कंट्री आज हम बोलेंगे, है ना। तो वहाँ का ये राजा था। यदि बड़े मैप पे और हम देखें तो ये देखो, ये इतना सा यहाँ पे मैसेडोनिया आपको दिखेगा। ये तो हमारा यहाँ एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, यहाँ हमारा एशिया कॉन्टिनेंट चलता है इधर पूरा, और ये यूरोप कॉन्टिनेंट है पूरा, और यूरोप कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में ये मैसेडोनिया आता है। तो इस मैसेडोनिया का राजा था कौन, अलेक्जेंडर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। चलिए हमारे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं हम फिर से। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, अलेक्जेंडर या सिकंदर कहाँ का राजा था, मैसेडोनिया का राजा था। एंड ही अटैक्ड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड डिफीटेड सेवरल रिपब्लिकन स्टेट, है ना। ये तो मैसेडोनिया का राजा था, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसने इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न
पार्ट पे अटैक किया था। वैसे तो इसने दुनिया के कई सारे देशों को, यूरोप के कई सारे देशों को जीत लिया था, और यूरोप के साथ साथ इसने हमारी जो एशिया में इंडिया, हमारी जो कंट्री है, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के कुछ क्षेत्र को भी इसने क्या किया था, कुछ क्षेत्रों को भी इसने अटैक करके जीत लिया था। तो वही हेडिंग यहाँ पे है, ही अटैक्ड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे इसने अटैक किया था, और कई सारे जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनको उसने यहाँ पे क्या किया था, पराजित किया था। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी कंट्री इंडिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी कंट्री इंडिया है, और इंडिया का यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर में, सिर्फ कलर देखना है आपको, पार्ट के नाम, आपको किन किन क्षेत्रों को उन्होंने कैप्चर किया था वो नाम तो याद नहीं रखना है, सिर्फ पार्ट का नाम याद रखना है। तो इंडिया का ये कौन सा पार्ट आएगा, ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गया वेस्ट डायरेक्शन, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, है ना। सो अलेक्जेंडर ने कौन से पार्ट को कैप्चर किया था, अलेक्जेंडर ने इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को कैप्चर किया था। ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों को, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अलेक्जेंडर के बारे में पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर ने इंडिया के किस पार्ट को अपने कैप्चर में किया था। तो अलेक्जेंडर ने इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी इंडिया है, उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को अपने कैप्चर में किया था, है ना। याद रखोगे, नॉर्थ वेस्टर्न में जो राज्य, छोटे मोटे राज्य हुआ करते थे, उनको इन्होंने अपने कैप्चर में लिया था। देखो ये पूरा मौर्यन एम्पायर आएगा, अभी आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो क्या क्या पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, अलेक्जेंडर के बारे में, मैसेडोनिया के राजा थे, मैसेडोनिया यूरोप में आता था सदर्न डायरेक्शन में, यह भी हमने डिस्कस कर लिया, और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे इन्होंने अटैक किया था, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, कई राजाओं को उन्होंने हरा दिया था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, चलिए हम फिर से एक बार मैप में आ जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इन्होंने किस पार्ट को ये कब्जा किया था, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे कब्जा किया था, है ना। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने देखा कि इन्होंने इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे कब्जा कर लिया है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कब्जा कर लिया है, और कब्जा करके कई सारे राजाओं को इन्होंने यहाँ पे पराजित भी कर दिया है। बट अब ये वाले क्षेत्र से वो क्या चाहेंगे कि इंडिया के ये नॉर्दर्न पार्ट में आया जाए, है ना। ये वाले क्षेत्र में अटैक करके बोले इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसे अपने कैप्चर में लिया जाए। तो यहाँ पे क्या है, इंडस रिवर फ्लो करती है इस क्षेत्र में। देखा जाए इंडिया के नॉर्थ पार्ट से होते हुए ऐसे जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, वो फ्लो करते हुए आती है। तो इस पार्ट पे कैप्चर करने के बाद वो चाहता है कि वो इंडिया के इंडस रिवर को क्रॉस करके, है ना, आप याद रखोगे इस रिवर का नाम, कौन सी रिवर है ये, इंडस रिवर या सिंधु नदी हम जिसको बोलते हैं, उसको ये क्रॉस करके इंडिया के नॉर्थ पार्ट में आना चाहता है। हार्टलैंड भी कई बार हम बोलते हैं इंडिया का, क्योंकि मैक्सिमम उस समय का जो कह सकते हैं फर्टाइल एरिया जो है वो नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया ही था, है ना। ज़्यादातर साम्राज्य उसी पार्ट में हुआ करते थे, जैसे मगध एम्पायर वगैरह, हमारे जो बड़ी बड़ी उस समय की क्या बोल सकते हैं डायनेस्टीज हुआ करती थी, वो नॉर्दर्न पार्ट में ही हुआ करती थी। तो ये किस रिवर को क्रॉस करके इंडिया के नॉर्थ पार्ट में अटैक करना चाहता था, इंडस रिवर को क्रॉस करके इंडिया के नॉर्थ पार्ट में ये अटैक करना चाहता था, है ना। सो ये पॉइंट भी आप याद रखोगे कि क्या बताया मैंने, ही वांट टू क्रॉस इंडस रिवर, किस रिवर को ये क्रॉस करना चाहता था, इंडस रिवर को क्रॉस करना चाहता था, एंड कैप्चर्ड नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया, और इंडिया के किस पार्ट को ये कब्जा करना चाहता था, अभी हमने मैप में डिस्कस किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये इंडस रिवर थी, ये इंडस रिवर को पार करके आना चाहता था, और इंडिया के नॉर्थ पार्ट को ये कैप्चर करना चाहता था, अपने राज्य में शामिल करना चाहता था। बट क्या ये शामिल कर पाया, बट नो, बट हिज आर्मी डेटर्ड वाय द पावरफुल आर्मी ऑफ नंदास। बट बेटा क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस समय पे इंडिया में कौन से राजा का शासन था, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में नंद राजा के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। नंद का जो राजा था धनानंद, है ना, उनका शासन हुआ करता था। तो ये पावरफुल उस समय पे साम्राज्य हुआ करता है, सॉरी डायनेस्टी हुआ करती थी, पावरफुल किंगडम हुआ करता था। तो इनसे डर के, किनसे डर के, नंद राजाओं से डर के जो सिकंदर की सेना थी उसने यहाँ पे अटैक करने से मना कर दिया। मतलब नंद राजाओं से डर गए वो, और इंडिया के नॉर्थ पार्ट पे उन्होंने अटैक नहीं किया, है ना। सो ये पॉइंट आप याद रखोगे कि वो क्रॉस करना चाहते थे इंडस रिवर को, और इंडिया के नॉर्थ पार्ट को कैप्चर करना चाहते थे। बट उनकी जो आर्मी थी, सिकंदर की जो आर्मी थी, वो किससे डर गई, किससे विचलित हो गई, किनकी सेना को देख के विचलित हो गई, जो पावरफुल आर्मी हुआ करती थी नंद
बंद की, उनको देख के ये डर गई, है ना। सो ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। इसके बाद क्या होता है, जो सिकंदर था, जो अलेक्जेंडर था, वो अपने देश मैसेडोनिया या ग्रीस जिसको हम बोल सकते हैं, वहाँ पे वापस चला जाता है, इंडिया के दूसरे क्षेत्रों पे वो अटैक नहीं करता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम किनके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, है ना। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। सो फर्स्ट पॉइंट दैट यू विल रिमेंबर, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। जिस बड़े एम्पायर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मौर्य एम्पायर के बारे में, उस एम्पायर का फाउंडर कौन था, किसने उस एम्पायर को स्थापित किया था। सो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे स्थापित किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर की स्थापना किसने करी थी। सो याद रखोगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर की स्थापना करी थी। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। बट क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने अकेले ही मौर्य एम्पायर को स्टैब्लिश कर लिया था। नो, स्टैब्लिश्ड विथ द हेल्प ऑफ चाणक्य। चाणक्य कौन थे, मैंने आपको बताया था, ही वॉज द टीचर, है ना। ही वॉज द टीचर, ही वॉज द एडवाइज़र ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य के एडवाइज़र हुआ करते थे, सलाहकार हुआ करते थे, और उनके गुरु भी हुआ करते थे, है ना। सो किसकी हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। चाणक्य की हेल्प से इस्टेब्लिश किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य मैरिड विथ द डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की थी, मैरिज की थी, किनकी डॉटर के साथ। तो जो एक फेमस गवर्नर था, अलेक्जेंडर के बारे में भी हमने पढ़ा। अलेक्जेंडर का सेनापति या गवर्नर आप बोल सकते हो। तो अलेक्जेंडर का जो गवर्नर था वो था सेल्यूकस निकेटर। आगे हम पढ़ेंगे अभी इनके बारे में। सेल्यूकस निकेटर की जो डॉटर थी, इनकी जो बेटी थी, उनके साथ शादी होती है किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की, है ना। तो ये पॉइंट भी आप याद रखोगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मैरिड विथ द डॉटर ऑफ, और आपको 4 ऑप्शन दे सकता है। देन यू विल रिमेंबर, ही वॉज मैरिड विद द डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर की बेटी के साथ इन्होंने शादी किया था, है ना। और सेल्यूकस निकेटर कौन था, अलेक्जेंडर का गवर्नर था, अलेक्जेंडर का सेनापति था, कमांडर था बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, सीएम प्रोबेबली रेंड 24 ईयर, मतलब शासन कितने वर्ष तक किया था सीएम ने, मतलब कितने वर्ष तक एज अ राजा उन्होंने रूल किया था, है ना। तो यू विल रिमेंबर 24 ईयर, 24 साल तक इन्होंने क्या किया, एज अ शासक, एज अ राजा रूल किया। उसके बाद क्या होता है, जब इनकी लाइफ के अंतिम दिन आ जाते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, है ना, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ही बिकेम द फॉलोवर ऑफ महावीरा और जैनिज्म। अपनी लाइफ के, अपने जीवन के अंतिम दिनों में क्या करते हैं बेटा, ये किस धर्म को फॉलो करना चालू कर देते हैं, महावीर स्वामी का जो धर्म है। कौन सा धर्म है महावीर स्वामी का, जैनिज्म, है ना। जैन रिलीजन के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। जैनिज्म या जैन धर्म जो है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये जैनिज्म को फॉलो करने लग जाते हैं, है ना। सो याद रखोगे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ही बिकेम द फॉलोवर ऑफ महावीरा। ये महावीर स्वामी जो है या जैनिज्म जो है, उनके ये फॉलोवर बन जाते हैं। अब फॉलोवर बन के क्या करते हैं, बोले मौर्य एम्पायर जो थे, इनके राजा थे, इतने बड़े राजा थे। अब धीरे से क्या हुआ है, ये राजपाट अपने बेटे को दे देते हैं, बिंदुसार के बारे में आगे हम पढ़ेंगे उनको, और ये क्या बन जाते हैं, अब ये जैन धर्म के फॉलोवर बन जाते हैं, महावीर स्वामी के फॉलोवर बन जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ही जॉइंट अ ग्रुप ऑफ जैन मॉन्क्स। मॉन्क का मतलब क्या होता है, जैन धर्म के जो फेमस संत लोग हुआ करते थे, उनका एक ग्रुप था, उस ग्रुप को ये ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। क्या लिखा, ही जॉइंट अ ग्रुप ऑफ जैन मॉन्क्स। जैन धर्म के जो संत महात्मा थे, उनका ग्रुप ये क्या कर लेते हैं, उनके ग्रुप को ये ज्वाइन कर लेते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मॉन्क्स लेड बाय भद्रबाहु। किसके द्वारा इसे लीड किया जाता है, भद्रबाहु के। मतलब जो जैन संत का ग्रुप हुआ करता था, जैन संत थे कई सारे, उनका जो ग्रुप हुआ करता था, उस ग्रुप को लीड किसके द्वारा किया जाता था, उनका लीडर कौन था। सो ये जैनों के फेमस संत थे भद्रबाहु। याद रखोगे, भद्रबाहु के द्वारा जैनों का जो ग्रुप था उसे लीड किया जाता था। और हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था, है ना। सो ये पॉइंट आप याद रखोगे। नेक्स्ट, आप ज्वाइन कर लिए तो क्या होता है, ये जो ग्रुप था,
कई सारे जैनों का जो ग्रुप था हमने देखा था अभी, ये ग्रुप कहाँ जाता है, नॉर्थ पार्ट से ये इंडिया के साउथ पार्ट में जाता है ना। नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया से ये इंडिया के किस पार्ट में जाते हैं, साउथ पार्ट में। और साउथ पार्ट में ट्रैवल करते हुए कौन सी जगह पे जाते हैं, श्रवणबेलगोला, ये जगह का नाम है आपको याद रखना है, जो कि कर्नाटक स्टेट में आती है आज के समय में, है ना। श्रवणबेलगोला यहाँ पे चले जाते हैं ये ट्रैवल करते हुए, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले हमने देखा कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ये किस धर्म को फॉलो करना चालू कर देते हैं, जैन धर्म को फॉलो करना चालू कर देते हैं। फिर जैन धर्म के जो मॉन्क का ग्रुप होता है उनके साथ ये कहाँ चले जाते हैं, श्रवणबेलगोला चले जाते हैं। श्रवणबेलगोला किस स्टेट में आता है, कर्नाटक में आता है, ये वहाँ चले जाते हैं। अब वहाँ पे जाके ये क्या करते हैं, देयर ही फास्टेड अप टू डेथ, ये पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देयर ही फास्टेड मतलब जो उपवास हम करते हैं ना वही, जैसे नॉर्मली हम किसी भी फंक्शन में जो हमारे फेस्टिवल होते हैं उनमें फास्ट रखते हैं, उसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, वहाँ पे जाके देयर ही फास्टेड अप टू दैट मतलब जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो कुछ खाते नहीं हैं, खाना पीना सब छोड़ देते हैं, उपवास करते हैं, फास्ट करते हैं, है ना। सो याद रखोगे, श्रवणबेलगोला में जाके ये क्या करते हैं, फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं। और कब तक ये फास्ट ही करते हैं, जब तक कि इनकी मृत्यु नहीं हो जाती, या बोल सकते हैं कि बोले जब तक ये मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेते, है ना। जैन रिलीजन में चलता है मोक्ष को प्राप्त करना, तो याद रखोगे देयर ही फास्टेड अप टू डेथ विथ जैन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, है ना। जो फास्ट वाला जो सिस्टम इन्होंने फॉलो किया था, ये जैन धर्म में एक ट्रेडिशन चलती है, जैन धर्म में एक परंपरा चलती है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये किया था। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे, ठीक है। सो ये सारी डिटेल यहाँ पे कंप्लीट हुई किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। आप लोग सारे पॉइंट को ध्यान से समझोगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कर सकते हो, फिर से स्टार्ट कर सकते हो और फिर से समझ सकते हो, है ना, ताकि जो भी क्वेश्चंस हैं आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाए और एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको इस चैप्टर से, है ना। तो इसीलिए आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से यहाँ पे समझना है। अभी हमने बात की थी सेल्यूकस निकेटर के बारे में, क्या कहा था हमने, शायद आपको याद होगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य मैरिड विथ द डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, है ना। यही सेल्यूकस निकेटर की डॉटर के साथ किन्होंने मैरिज की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मैंने आपको बताया था, बट यहाँ पे हमने डिटेल मेंशन की है कि ही वॉज अ जनरल ऑफ अलेक्जेंडर, है ना। ये अलेक्जेंडर की जो सेना थी उनके जनरल थे, उनके कमांडर थे, सेनापति थे अलेक्जेंडर की सेना के, ये याद रखना है। और ये इंडिया में जब अलेक्जेंडर क्या हुआ था, अलेक्जेंडर ने क्या किया था, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को अपने कैप्चर में ले लिया था, ये वाले क्षेत्र पे, ठीक है ना। उसके बाद वो क्या हुआ था, मैसेडोनिया वापस चला गया था। आपको पता है मैसेडोनिया यूरोप कॉन्टिनेंट में ये क्या हुआ, वापस चला गया, यहाँ आ गया। अब जो क्षेत्र उसने जीता था वो वाले क्षेत्र पे भी तो कोई राज्य करेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि बोले छोड़ के और चला गया, जिसको जो करना है करो, है ना। तो यहाँ पे उसने किसको छोड़ के गया हुआ था, यहाँ पे उसने छोड़ के गया हुआ था सेल्यूकस निकेटर को, कि भैया ये वाला साम्राज्य अब तेरे अंदर में है, बोले अब तू इसको देखना, है ना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके आगे वाला भी जो नॉर्थ आज के सेंट्रल एशिया वाली जो कंट्रीज हैं, है ना, वो वाले क्षेत्र पे कब्जा हुआ था और उसने छोड़ के चला गया और यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर यहाँ का राजा बन गया था। तो याद रखोगे आप इस पॉइंट को। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी जो डॉटर थी उनके साथ मैरिज की थी। और इसमें क्या होता है, जो आज का अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है ना, हमारा इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट होगा, उसमें जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है ये दहेज में डॉरी में दे दिया गया था, किसके द्वारा, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। ये भी आप याद रखोगे, मतलब अफगानिस्तान वाला क्षेत्र दहेज में दे दिया सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय की हम बात करें या जो पूरा मौर्य एम्पायर की हम बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको अभी एक मैप दिखाया था, ये मैप है जिसमें आप देख सकते हैं पूरा मौर्य एम्पायर आपको दिखेगा, है ना। तक्षशिला, पटाला, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, है ना, जो पाटलिपुत्र, बोध गया, बिहार वाला क्षेत्र, उज्जैन, सांची, ये सारा क्षेत्र। और आज की इंडिया की बात की जाए तो लगभग इतना आज का इंडिया होगा। तो ये वाला क्षेत्र भी उस समय पे चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में आता था। कौन सा वाला क्षेत्र है ये पूरा, ये वाला नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जो डॉरी में मिला था, गिफ्ट में मिला था, या बोल सकते हैं दहेज में मिला था। सेल्यूकस निकेटर ने दिया था किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर को। सो ये
पॉइंट भी आप याद रखोगे कि सेल्यूकस निकेटर वाज अ जनरल। क्या था ये एक जनरल था ऑफ अलेक्जेंडर। और किस पार्ट में ये जनरल था, इंडिया के किस क्षेत्र में ये राजा बना हुआ था? पहले तो ये अलेक्जेंडर का जनरल था, उसके बाद ये किस पार्ट का राजा बन गया था? इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का। याद रखोगे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का ये किंग बन गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल कंप्लीट हुई। अब सेकंड पॉइंट हमने बात की थी कि बिंदुसार। सबसे पहले तो पहला राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर। एंड आफ्टर द चंद्रगुप्त मौर्य, हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में कहाँ चले जाते हैं? कर्नाटक श्रवणबेलगोल चले जाते हैं और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कौन राजा बनता है? तो याद रखोगे, पहले सी से आ गया चंद्रगुप्त मौर्य, अब बी से आएगा कौन? बिंदुसार, है ना, बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद ए से आएगा अशोका, है ना, सी बी ए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका। ये क्रम भी आपको याद रखना है। तो अब कौन नया राजा बनता है, नया रूलर बनता है? बिंदुसार नया रूलर बनता है। तो याद रखोगे आपको इस पॉइंट को। तो बिंदुसार कौन था, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ड्यूरिंग बिंदुसार मौर्य एम्पायर वॉज एक्सटेंडेड टिल मैसूर। यदि मौर्य एम्पायर की बात की जाए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे मौर्य एम्पायर कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था? तो मैसूर मतलब आज का जो कर्नाटक है बेटा, यहाँ पे याद रखना है आपको। नीचे तो केरला आता है, केरला के ऊपर कर्नाटक आता है। तो कर्नाटक उस समय पे क्या बोलते थे? मैसूर एम्पायर, है ना। बहुत लंबे समय तक चला था मैसूर, जिसमें बाद में टीपू सुल्तान राजा बना था। हैदर अली पहले राजा थे, फिर टीपू सुल्तान बने थे, फिर अंग्रेजों के कैप्चर में आ गया था। तो खैर वो बाद की बातें हैं, बट याद रखोगे मैसूर मतलब आज के कर्नाटक जो क्षेत्र है, कर्नाटक जो स्टेट है, वहाँ तक इनका एम्पायर फैला हुआ था, है ना। सो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि बिंदुसार के समय क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्यूरिंग द बिंदुसार मौर्यन एम्पायर वॉज एक्सटेंडेड टिल, देन यू विल रिमेंबर दैट टाइम मौर्यन एम्पायर वॉज एक्सटेंडेड टिल मैसूर, है ना, मैसूर तक फैला हुआ था। और आज की किस स्टेट तक आप बात कर सकते हो? कर्नाटक तक, है ना, कर्नाटक तक ये फैला हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, कौन कौन से क्षेत्र थे जो बिंदुसार के समय पे बिंदुसार ने कैप्चर नहीं कर पाया था? तो वो क्षेत्र थे, पहला कलिंगा, कलिंगा वाला जो क्षेत्र था वो कैप्चर नहीं कर पाया था। कौन? बिंदुसार के समय या चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जिसको बाद में अशोका ने कैप्चर किया था। बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कई सारे सिपाही मरे थे, कलिंग वाले राजा के भी और अशोक के भी। और इसके बाद अशोक का क्या हुआ था? पूरी तरह से हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने युद्ध करना बंद कर दिया था। तो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, बट अभी याद रखोगे कि ये क्षेत्र बिंदुसार के समय पे कैप्चर में नहीं आया था, तभी तो बाद में अशोक ने किया था। और एक तो सदर्न इंडिया, जैसे हमने अभी देखा कि मैसूर तक उन्होंने कैप्चर किया था बिंदुसार के समय, तो साउथ इंडिया को भी ये कैप्चर नहीं कर पाए थे। और कलिंगा वाला क्षेत्र, आज का उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आता है, मैप में भी हम देखेंगे ये कि कलिंगा वाला क्षेत्र कैप्चर में नहीं था और एक नॉर्थ साउथ इंडिया वाला क्षेत्र कैप्चर में नहीं था। बाकी आज के इंडिया का लगभग पूरा क्षेत्र, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र भी उस समय पे जो मौर्य एम्पायर था उसके कैप्चर में आता था, है ना। ये पॉइंट आप याद रखोगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किंग अशोका के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट तो जैसे मैंने आपको बताया, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर बने, देन उनके बेटे बिंदुसार राजा बने, देन उनका जो बेटा था अशोक, है ना, सी बी ए, अशोका, ये क्या बन गया? नया राजा बन गया मौर्य एम्पायर का। अब देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अशोक के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल हमें यहाँ पे अशोक के बारे में ही डिस्कस करनी है, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझोगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ही वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्य एम्पायर में जितने भी राजा थे उनमें सबसे फेमस जो राजा था वो कौन था? अशोका ही हुआ था। याद रखोगे, अशोका वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर के सभी रूलर में सबसे फेमस कौन थे? अशोक ही सबसे फेमस थे। इसीलिए और एक और नाम से इन्हें जाना जाता है, अशोक को। क्यों जाना जाता है वो भी हम देखते हैं। अशोका द ग्रेट इन्हें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही वॉज द किंग टू यूनिफाई इंडिया। ये एकमात्र किंग थे मॉडर्न जो कह सकते हैं मौर्य एम्पायर के समय, जिन्होंने यूनिफाई किया था इंडिया को। मतलब पूरा इंडिया का जो आज सदर्न पार्ट है उसको भी अपने कैप्चर में लिया था, स्पेशली कलिंगा वाले क्षेत्र को भी इन्होंने अपने कैप्चर में लिया था। यूनिफाई किया था इंडिया को, एकत्रित किया था इंडिया को। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता था? अशोका द ग्रेट कहा जाता था। याद रखोगे, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई इज अशोका नॉन एज अ अशोका द ग्रेट। अशोका को अशोका द ग्रेट क्यों कहते हैं? बिकॉज ही
ही यूनिफाई द मौर्यन एम्पायर या ही यूनिफाई द इंडिया, पूरे इंडिया को इन्होंने क्या किया था, यूनिफाई किया था। मौर्यन एम्पायर तो पहले से था, इंडिया को यूनिफाई किया था, ये आप बोल सकते हो, है ना। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता था, अशोका द ग्रेट कहा जाता था, इंडिया को यूनिफाई करने के लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि बिंदुसार जब राजा थे तो उस समय पे ये क्या करते थे, ये बिंदुसार के बेटे थे। तो जब बिंदुसार राजा था तो उस समय ड्यूरिंग बिंदुसार ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन। बिंदुसार जब राजा था तो उस समय पे ये गवर्नर हुआ करते थे। गवर्नर का मतलब क्या हुआ, गवर्नर का मतलब जैसे आज हमारे स्टेट में गवर्नर होते हैं, है ना, अलग अलग स्टेट में। तो उस समय पे क्या होता था, एक एम्पायर है ना, मान लो एक कोई बड़ा एम्पायर है। आज जैसे हमारा मान लो एक हमारी कंट्री इंडिया है, तो इंडिया काय में बटी हुई है, कई सारे स्टेट में बटी हुई है। तो आज हम स्टेट बोलते हैं, उस समय पे स्टेट ना बोल के क्या बोला जाता था, प्रोविंस बोला जाता था या प्रांत बोला जाता था, याद रखोगे। आज हम स्टेट बोलते हैं, उस समय पे प्रोविंस बोला जाता था या क्या बोला जाता था, प्रांत बोला जाता था। तो प्रांत का जो हेड होता था, प्रोविंस का जो हेड होता था, उन्हें गवर्नर कहा जाता था। जैसे सीएम, आज के सीएम से आप एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। मतलब गवर्नर मीन्स ड्यूरिंग दैट टाइम, गवर्नर मीन्स हेड ऑफ प्रोविंसेस, जो प्रांत हुआ करते थे या आज जैसे अलग अलग स्टेट होते हैं, उस समय के जो अलग अलग स्टेट होते थे तो उन स्टेट का हेड कौन होता था, गवर्नर होता था। तो उस समय पे बिंदुसार किस किस के गवर्नर बने हुए थे, तक्षशिला के गवर्नर बने हुए थे और उज्जैन के गवर्नर बने हुए थे, याद रखोगे, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो तक्षशिला के भी ये गवर्नर थे एक तो, और तक्षशिला के साथ साथ ये दूसरे काय के गवर्नर थे, उज्जैन के भी ये गवर्नर थे। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि ड्यूरिंग बिंदुसार ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन, तक्षशिला के गवर्नर थे और उज्जैन के गवर्नर थे, ठीक है। किस वर्ष ये राजा बने थे, ही वॉज क्राउन्ड एम्पेरर, एम्पेरर मतलब राजा या सम्राट जिसको बोल सकते हैं हम, इन 268 बीसी, बीसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा जिसको हम बोलते हैं, है ना। मतलब जब 0 वर्ष स्टार्ट हुआ था, जैसे आपको पता है यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे सन 1, सन 2, सन 3 ऐसा चलेगा। बट 0 के पहले जब सन ईसवी सन स्टार्ट हुआ था, उससे भी 268 साल पहले, है ना, 268 बीसी, 268 बीसी में ये क्या बने थे, क्या बने थे, एम्परर बने थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, 268 बीसी में। आफ्टर सम ईयर ही अटैक्ड ऑन कलिंगा एंड वॉन, उसके कुछ समय के बाद क्या करते हैं, ये रूलर बने 268 में। उसके कुछ समय के बाद क्या करते हैं, ये 261 बीसी में, याद रखोगे। कलिंगा का जो बैटल हुआ था, कलिंगा का जो युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था, 261 बीसी में, जो किसके द्वारा लड़ा गया था, कलिंगा के जो राजा थे और साथ ही साथ जो अशोका किंग थे उनके द्वारा लड़ा गया था, जिसमें ऑब्वियसली कौन जीता था, जीते तो अशोक थे, है ना। ये भी याद रखो, आगे हम पढ़ेंगे किसके द्वारा जीता गया था, अशोक के द्वारा। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे पॉइंट कि ही वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर के सबसे फेमस रूलर थे, जिनको अशोका द ग्रेट कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने पूरे इंडिया को यूनिफाई किया था, पूरे एरिया को अपने कैप्चर में किया था। और बिंदुसार के समय पे ये तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर हुआ करते थे। गवर्नर मतलब उस समय के जो प्रोविंसेस होते थे उनके हेड, या आज के स्टेट के हेड जो होते हैं उनकी तरह, ठीक है। 268 में ये राजा बने थे और उसके कुछ समय के बाद 261 बीसी में इन्होंने कहाँ पे अटैक किया था, कलिंगा में, और उसको जीता था, है ना। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बेटा कि डिवेस्टेशन ऑफ द वॉर विथ कलिंगा लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन हिम। बट युद्ध होता है, युद्ध में मैंने बताया बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, दोनों तरफ की कई सारी सेना मर जाती है, इतना ज़्यादा ब्लड वहाँ पे ब्लड सीड बन जाती है, मतलब चारों तरफ खून ही खून दिखता है, पूरा ब्लड ही ब्लड दिखता है। ये देख के जो कलिंग का ये जो सीन है उसको देख के अशोक का क्या होता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है अशोक के ऊपर, है ना। कलिंगा लेफ्ट डीप इम्पैक्ट ऑन हिज, अशोक के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। अब क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं कलिंगा बैटल के, चलो यहाँ पे देख लेते हैं जरा, द इम्पैक्ट ऑफ द कलिंगा वॉर एंड द इम्पैक्ट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कब ये फाउट हुआ था, 261 बीसी में, 261 बीसी में ये लड़ा गया था। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है, बीसी वर्ड लगाना आपको कंपलसरी रहेगा, है ना। 261 बीसीई, बीसीई का मीन्स बिफोर कॉमन एरा,
ठीक है ना। अब क्या होता है, बिफोर एम्परर अशोका कलिंगा वॉज द ओनली किंगडम दैट वॉज नॉट कंट्रोल्ड बाय द मौर्यास। मतलब आपको पता है कि अशोक के पहले यदि दूसरे राजा जैसे चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार की बात की जाए तो अशोक के पहले के जो राजा थे वो उनके द्वारा सिर्फ कलिंगा ही एक ऐसा क्षेत्र था, है ना, जो कि कैप्चर नहीं किया गया था। मैं अभी आपको बताता हूँ कलिंगा कहाँ पे आता था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैप में। यदि हमारे इंडिया की बात की जाए तो कलिंगा कहाँ पे आता था मैप में, ये है आज का वाला जो उड़ीसा वाला क्षेत्र आता है, यहाँ पे आता था कलिंगा, है ना, आप याद रख सकते हैं। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हुआ करता था, ये वाले क्षेत्र से यहाँ पे कई सारी कंट्रीज आती है, जैसे इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, साउथ ईस्टर्न एशिया की कंट्री बोलते हैं। तो इन क्षेत्र पे व्यापार करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, है ना। तो इसीलिए कलिंगा को जीतना चाहता था कौन, अशोका। तो अशोका ही एकमात्र राजा था जिसने कलिंगा को जीता था, इसके पहले के राजा कलिंगा को नहीं जीत पाए थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो क्या बोला है, बिफोर एम्परर अशोका कलिंगा वॉज द ओनली किंगडम दैट वॉज नॉट कंट्रोल्ड बाय मौर्यास, है ना। अशोका के पहले अशोक के पहले जो दूसरे राजा थे उनके द्वारा कलिंग को, सिर्फ कलिंग क्षेत्र ऐसा था जिसको नहीं जीता गया था, बाकी पूरे इंडिया के क्षेत्र के उन्होंने जीत लिया था। ठीक है ना। और मैंने आपको बताया इसका इंपॉर्टेंस क्या था कलिंग का, तो इट कंट्रोल्ड द रूट ऑफ साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्टर्न एशिया बाय लैंड एंड सी, है ना। क्योंकि इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको पता है, आप देख सकते हैं यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया, मतलब ये हमारी कंट्री एशिया के साउथ पार्ट में आती है। आपको पता है एशिया कॉन्टिनेंट यदि लिया जाए, मान लो ये एशिया कॉन्टिनेंट है, इसके सदर्न पार्ट में हमारी कंट्री आती है, तो इसके भी इस पार्ट में जो कंट्री है उनके साथ ट्रेड करने के लिए कलिंगा इंपॉर्टेंट था, है ना। यहाँ पे पोर्ट रहा होगा और यहाँ से इन क्षेत्र में क्या होता था, नीचे जो कंट्री आती है उनके साथ व्यापार कर सकते थे। तो इसीलिए ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा उस समय पे इंपॉर्टेंट था। तो क्या पॉइंट आपको याद रखना है, क्या इंपॉर्टेंस था कलिंगा का, इट कंट्रोल द रूट ऑफ साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया बोला है ना, वाई लैंड एंड सी, मतलब जमीनी रास्ते से भी हम साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट हो सकते थे, जमीनी रास्ते के साथ साथ हम समुद्र वाले रास्ते से भी कनेक्ट हो सकते थे। तो इसीलिए इसका ये इंपॉर्टेंस था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कलिंगा वॉर कब हुआ था, इसका इम्पैक्ट का क्या हुआ था और इसका इंपॉर्टेंस क्या था, है ना। सो इस वीडियो में अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में हमने बिंदुसार के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चाणक्य के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, सेल्यूकस निकेटर के बारे में, अशोका और कलिंग के बैटल के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर के अभी तक जो हैं उनमें से हमने अराउंड 60 एंड 70% डिस्कस कर लिया है। कल हम डिस्कस करेंगे काय के बारे में, नेक्स्ट पार्ट में हमारे कलिंग के बैटल के बाद क्या रिजल्ट आया था उसके बारे में, और फिर अशोक कैसे इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को फॉलो कर लेता है इसके बारे में। ठीक है ना। सो इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।